हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जो नोटिफिकेशन है वो तो काफ़ी दिनों पहले ही जो है वो आउट हो चुकी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले ही जो जेकेपी एसआई का सिलेबस है वो भी आउट हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि क्या अप्रोच रखें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्योंकि भाई मेहनत तो तुम सब बहुत ही ज़्यादा करते हो, मैंने देखा है खुद अपने बच्चों को भी मेहनत करते, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि फिर भी कहीं ना किसी चीज़ में हम लैक जो है वो कर ही जाते हैं। तो एक बार अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, मैं राहुल सर को बोलूँगी, राहुल सर आपको क्या लगता है कि क्या सिलेबस है, कैसी अप्रोच है इनकी? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बार का सिलेबस है ना वो काफ़ी टिपिकल सिलेबस है। अब आप देखो, जैसे क्वांट की बात करें और मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें, इनका टोटल मार्क्स कितने दिए हुए हैं हमारे को? 100। ठीक है, तो ये टेबल जो सिलेबस आ गया काफ़ी टिपिकल हो गया। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की वेटेज इस बार कम कर दी गई है थोड़ी, ठीक है, और इंग्लिश और कंप्यूटर ये तीनों आ गए बेसिक सिलेबस हमारा। बाकी जो मैथ्स रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस बार। तो इस बार बच्चा कोई एक सेक्शन पकड़ के पास नहीं कर सकता एग्जाम को। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको ओवरऑल अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। मैम आप अप्रोच बताइए जरा बच्चों को, किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, तो हाँ जी। एक बार ना हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है और कैसे जो है वो सिलेबस को कवर करना है। अब आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको एक बार ना अपने साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये एक किस्म का मंत्र है आपके लिए जो आपको लेना है मुझसे अभी। ठीक है, सबसे पहले जो पहली अप्रोच आपको यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कन्फाइन होना चाहिए। मतलब कि अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, अगर मैं यहाँ पर एक बार इसको आपके लिए कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनका सिलेबस क्या है। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर सपोज आपको एक टॉपिक दिया गया, जैसे सपोज अगर मैं हिस्ट्री की आपको रिवॉल्ट की बात कर लूँ, बच्चे क्या करेंगे, पूरे के पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या पॉलिटिकल कॉजेस थे, क्या सोशल कॉजेस थे। ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन क्या हम यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपका जेकेपी एसआई का सिलेबस है ना उसको 2-3 जगह प्रिंट आउट करके रख लो, उसको पेस्ट कर लो अपनी वॉल पे, क्योंकि वो आपको बाय हार्ट जो है वो याद होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस पता होगा तो अप्रोच भी अच्छे से आप लगा सकते हो। दूसरी चीज जो क्या याद रखनी है, लेक्चर्स। लेकिन लेक्चर्स कैसे देखने हैं? देखो बच्चे क्या करते हैं, सपोज उन्होंने कोई भी एक टॉपिक उठाया, अब उस टॉपिक पे क्या करेंगे, कोई 50-60 लेक्चर्स देख लेंगे और एक ही टॉपिक को करते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको बॉदर करेंगे बाद में। क्यों बॉदर करेंगे? क्योंकि आप अपना पूरा का पूरा जो टाइम है ना वो एक ही चीज़ पे वेस्ट कर दोगे। तो आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स आपको बनाने हैं प्लेन पेपर पे, यानी कि व्हाइट पेपर पे। क्यों आपको लूज शीट्स लेनी है? जो आपके व्हाइट पेपर्स है उनकी लूज शीट्स क्यों लेनी है आपको? क्योंकि सपोज अगर आप कल को उन्हीं नोट्स के आधार पर कोई PYQ अटेंड कर रहे हो या आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से MCQs अटेंड कर रहे हो, सपोज आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके 50 MCQs अटेंड कर लिया, कुछ चीज़ें तो आपके लेक्चर से कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। और अगर आप वाइट शीट पर अपने नोट्स बनाते हो तो आप क्या करोगे, उसको कभी भी उस पर अटैच कर सकोगे या आप उसमें एड ऑन जो है वो कर सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो पक्का बनानी है। मतलब नोट्स तो भाई ऐसे होने चाहिए, और ये भी नहीं है कि पूरी की पूरी किताब छाप दो, कि पूरा का पूरा अरिहंत जो है वो नोट्स में छाप दो। ऐसे होने चाहिए जो पढ़ने पे भी लगे कि हाँ भाई ये रेलिवेंट है, ये मुझे पता होना चाहिए। वैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी है। जैसे जैसे हमारे टीचर्स जो हैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाते जाएंगे, वो साथ साथ में ये भी बताते जाएंगे कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उसमें भी आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स की जो हेल्प है वो ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं आती हूँ चूज वन सोर्स पे, अब ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कभी भी हमें ऑफलाइन क्लासेस में भी कॉल करते हैं या कभी भी हमसे मिलने आते तो ये पूछते हैं मैम कौन सी किताब को फॉलो करें, एसआई की कौन सी किताब ले। मैं कोई भी किताब ले लो, बस एक किताब लो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, 6 किताबें अपने पास रखते हो, फिर इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हो और एक ना लूप में घूमते जाते हो, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक किताब रखो, लेकिन जो आपका सोर्स है वो इतना रिलायबल होना चाहिए कि उसमें से सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाए।
दूसरी चीज क्या करनी है, पीवाईक्यूज, भाई इसको मत भूल के जाना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कल को अभी जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनमें से ना कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नहीं आउट होते, तो आपको पहले जैसे सपोज अगर आप एक भी वीडियो देखते हो, देखोगे क्या इस पे से कोई पीवाईक्यू आया है, और अगर उस टॉपिक में से पीवाईक्यू आया है तो क्या आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो आपको पेपर में एक्चुअली में पूछा जा रहा है। तो पीवाईक्यू से एक तो आपको ये हेल्प हो जाएगी कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चीज़ पर ज़रूर एक बार बात करनी है। एंड दिस रिवीजन, क्योंकि अगर तो रिवीजन नहीं हुई ना तो ये जो जितनी भी मेहनत कर रहे हो ये सारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अब रिवीजन, वाई रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है, जैसे सपोज अगर मैं अभी आपके जेकेपी कांस्टेबल की बात करूँ, जेकेपी कांस्टेबल में एक सवाल आया था कि विच आर्टिकल बिलोंग्स टू फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अब बच्चों को ना फ्रीडम टू मूव फ्रीली जो है वो याद ही नहीं था। क्यों याद नहीं था? कि ठीक है रिवाइज ही नहीं किया था। ऑफलाइन क्लासेस में 6 बार मैंने बताया था कि भाई समर्प की टेक्निक याद रखनी है, SAMRP, मूवमेंट, रेजिडेंस, लेकिन बच्चे फिर भी वहाँ पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लगा के आए, क्योंकि उनको पता है उसमें 30-35 आर्टिकल्स आते हैं छोटे से, और उसी पर मतलब वो करके आए। तो रिवीजन इज द की, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी ना, क्योंकि वही मसला वही है कि हमारी गलती कहाँ पे होती है, जब हम आसान से आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, माना गया, ठीक है नहीं पढ़ा था, छूट गया, लेकिन जो क्वेश्चन आता होता है, अब जैसे इंपीचमेंट का आर्टिकल आपको पूछ लेंगे, अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ा तो था प्रेसिडेंट में होता है, ऐसे कमेटी बनती है, ये होता है, बिल पास होता है, लेकिन इंपीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है यही नहीं याद रहता। क्यों? क्योंकि रिवीजन में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आपको याद करना है, क्योंकि इसी अप्रोच के साथ चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं सर को बुलाऊंगी जो आपको ये बताएंगे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। प्लीज राहुल सर। थैंक यू पूनम मैम, बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए। अच्छा देखिए, अब मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। मैम ने आपको बताया क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब देखो, बच्चे जो हैं, सब बच्चे एग्ज़ाम के लिए इक्वली डेडिकेटेड होते हैं, बट कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकलता, कुछ का निकल जाता है। तो उसके पीछे क्या है, ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, पॉइंट नंबर 1 वो क्या है, हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब बच्चे करते क्या हैं, जब भी कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसता है तो उसका पहला फोकस क्या होता है कि भाई मुझे तो नॉलेज लेनी है। क्यों लेनी है नॉलेज? क्योंकि भाई मेरे लिए सब कुछ नया है, मेरे लिए मैथ्स नया है, मेरे लिए हिस्ट्री नहीं है, मेरे लिए ज्योग्राफी नहीं है। अब कुछ बच्चों को ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी कि वो पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे। अरे भाई ये नहीं करना है। अगर आप पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप ज्योग्राफर बनोगे, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। अब देखो, जो एग्जामिनर है उसने इतना सिलेबस क्यों रखा है? उसका पहला मेन पॉइंट क्या है कि वो चाहता है कि आपकी हर एक नॉलेज को टेस्ट किया जाए। तो अब आपने करना क्या है, अब देखो टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कोई बंदा 5 घंटे पढ़ेगा, कोई 6 घंटे पढ़ेगा, कोई 7 घंटे पढ़ेगा। और इवन जो जॉब वाले हैं, अच्छा देखो जॉब वालों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो कहते हैं हमारे को टाइम नहीं मिलता। देखो मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जो 5-6 घंटे से ऊपर पढ़ पाए। जिसके बाद पूरा दिन फ्री होगा ना, वो भी 5 घंटे 6 घंटे ही पढ़ेगा। अब आपको करना क्या है, एग्जाम उसका निकलेगा जो इस 5 घंटे को प्रॉपरली मैनेज कर लेगा। अगर आप उस 5 घंटे में प्रॉपर पढ़ लोगे तो मान लो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब देखो करना क्या है, 5 घंटे आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको इस 5 घंटे को डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब कैसे कर सकते हो डिवाइड आप? अब देखो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी टाइम दो ताकि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वो आपकी पावर बने एग्जाम में, और वीक सब्जेक्ट को भी आपने टाइम देना है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आपसे ज्यादा होंगे। अब देखो जैसे मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है। अब मेरे लिए अगर मैं ये एग्जाम दूंगा, मेरे लिए मैथ्स बहुत ईजी है। कुछ बच्चे होंगे जो आर्ट्स के होंगे जिनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होगा, उनको पहले तो मेरे लेवल तक आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं तो बिना मैथ्स पढ़े चले जाऊंगा, और अगर मैं बिना मैथ्स पढ़े जाऊंगा मेरे तब भी नंबर अच्छे आ जाएंगे मैथ्स में। तो मैं मैथ्स में ऑलरेडी आपसे आगे हूं। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वीक सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को दे रहे हो। तो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो। दिन में टाइम सबके पास इक्वल है, आपको टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, टारगेट्स। अब देखो जो बच्चे एग्जाम में घुसते हैं ना, पहले 1 साल 2 साल जब वो एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं,
उनको ऐसा लगता है कि वो एक दिन में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको टारगेट्स इस तरह के रखने हैं जो अचीवेबल हो। अब इसका कारण क्या है, देखो होता क्या है, बच्चे स्टार्टिंग में टारगेट्स इतने बड़े बड़े रख देते हैं कि जब वो उनसे अचीव नहीं होते तो वो उल्टा डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि आप रोज के रोज, जब आप छोटे स्टेप्स लोगे ना तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होगे। आपको आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मोटिवेट होना है तो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बात करूंगा वो है रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। अब देखो यार, बहुत सारे लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो किसी ने आपको शायद नहीं बताया होगा। अब क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच? अब देखो, सब लोग आपको यही बोलते हैं सिलेबस मिल गया, सिलेबस डिस्कस करो, सिलेबस पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। बट पढ़ना क्या है? पढ़ना वही चीज है जो एग्जाम में आती है। अगर आप कोई ऐसी चीज पढ़ के चले जाओगे जो एग्जाम में आ ही नहीं रही तो क्या फायदा उस चीज का? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक केएस एस्पिरेंट रहा था, तो जब मैंने केएस का पहला एग्जाम दिया था तो मेरे को इकोनॉमी बड़ी पसंद आई थी भाई। मैं इकोनॉमी पूरा पूरा दिन पढ़ता था, लेकिन लास्ट में इकोनॉमी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया। अब वो क्या हुआ, जो पूरा टाइम मेरा इकोनॉमी का, वो सारा का सारा टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। अब देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच होता क्या है, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है। आप टेबल चाहे आप अपनी कॉपी पेंसिल पे बना लो, चाहे जैसा मर्जी बना लो, और अगर बेटर है अगर आप एक्सेल यूज कर पाते हो तो एक्सेल पे बनाओगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अब कैसे? आपने करना क्या है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ। अब देखो, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, तो 2 एग्जाम उठाओ। उसमें आप क्या करो, पूरे पेपर को एनालाइज करो। एनालाइज करके आपने क्या करना है, आपने देखना है जैसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से आया था, तो आपने उसका पूरा एक चार्ट बनाना है। जैसे सपोज करते हैं जो पहला क्वेश्चन आपका आया था वो आया था पॉलिटी से, ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो भाई पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पॉलिटी का था, और उसका सब टॉपिक सपोज करते हैं प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो यहां लिख लो कि भाई वो प्रेसिडेंट से था, और यहां पे लिखो उसके मार्क्स। इस तरह करके आपने पूरा एक चार्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन सपोज करते हैं आपका मैथ्स से था, तो मैथ्स लिखो, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक था और एक, तो इस तरह से आप एक पूरा चार्ट बनाओ। उसके बाद एक्सेल में आप फिल्टर लगा के ये देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए थे। उससे आपको एक्चुअली एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि जेकेएसएसबी है वो कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। अब देखो, इस बार तो जो है इन्होंने पर्टिकुलरली दे दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री आना है, ये आना है, वो आना है, बट कौन सा जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी तो देखना है हमें, ठीक है। अब देखो, जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब सिलेबस डिस्कस के अब चलते हैं। अब देखो, जैसे आपको पता है कि ये हमारा सिलेबस है, मैं थोड़ा सा इसको, अब देखो ये जो हमारा सिलेबस है इसमें पहला जो हमारा सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। इसके 20 क्वेश्चन आने और 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2 मार्क्स, ठीक है। टोटल एग्जाम कितने नंबर का है? 200 का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। अब देखो, आप इस सिलेबस को अगर देखो, 20 क्वेश्चन और मेरे ख्याल से 40 की 50 तो टॉपिक है, तो इतने ज्यादा टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इसको शंट करो, आप देखो कि भाई कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूं थोड़ा सा, अब देखो जैसे इसमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जेकेएसएसबी पहली बार पूछ रहा है। ये सीसेट में आती है, ये यूपीएससी के सीसेट में आती है, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इसको, ये जेकेएसएसबी पहली बार पूछ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया होगा। अब देखो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग ये पुराना सिलेबस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पहले भी आता था, ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पहले भी आता था, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले के हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नए टॉपिक्स हैं, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब जब फोकस तो करना पड़ेगा, लेकिन फोकस किस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, आप रीजनिंग के पहले वो वाले टॉपिक्स चुनो जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कुछ एग्जाम्स पहले दिए होंगे, ठीक है, जिन्होंने एसएससी दिया होगा उनके लिए बहुत सारे टॉपिक्स फेमिलियर होंगे, जिन्होंने कभी एसएससी नहीं दिया उनके लिए बहुत सारे टॉपिक्स नए होंगे। तो पहले वो टॉपिक्स पे फोकस करो जो टॉपिक्स आपको आते हैं। जब आपके वो टॉपिक्स हो जाते हैं फिर आप नए टॉपिक्स पे शिफ्ट करो, फिर आप उन टॉपिक्स पे शिफ्ट करो जिनका आपने नाम कभी भी नहीं सुना, ठीक है। अब हम देखो, अब आपको एक
हम जब आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको एक और चीज, एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं इन चीजों का। जो भी टॉपिक्स आपके लिए नए हैं ना, उन सब टॉपिक्स की वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, हम पहले यही कोशिश करेंगे कि वही टॉपिक्स आपको पढ़ाएं जो आपके लिए इजी हैं, और उसके बाद हम आपके साथ वो टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में मार्केट में बहुत नए हैं। ठीक है, अब ये तो सिर्फ रीजनिंग का सिलेबस था। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा जनरल अवेयरनेस का, जिसके लिए पूनम मैम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैम ठीक है, अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं तो आपने देखा होगा कि इस बार ना कुछ चीज़ें जो हैं वो नई ऐड है और कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी हैं। अगर सपोज मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं पे भी पॉलिटी नहीं है, है ना। पहले जो थी वो पॉलिटी होती थी, एक अलग से सेक्शन होता था। इवन जो पुराना सिलेबस था उसमें गवर्नेंस भी थी, सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसीज हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा नया है तो आप लोग इस पे जो है वो फोकस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू द इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप मोटा मोटा बात करें तो सिर्फ यही एक टॉपिक है। तो अगर आप पॉलिसीज को भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, उससे दो चीजें होंगी। एक तो करंट अफेयर्स भी आपके कवर हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर के बारे में भी जो उनको जितना उनका दिल करेगा वो पूछ लेंगे। तो इसके ऊपर आपको वैसे अप्रोच करनी है। साइंस, साइंटिफिक रिसर्च इस बार नया है, पहले नहीं देखा गया। जो पिछली बार इवन आपका इसमें टॉपिक आया था, जो भी आपका एसआई का सिलेबस था उसमें ये नहीं देखा गया था। तो जो टॉपिक आपके थोड़े से अलग हैं उनको भी फोकस में करना है। और वही जो सर ने पहले बताया आपको अप्रोच कि ये देखना है कि कौन से टॉपिक से पहले कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि जब तक ऐसे क्या एंशिएंट भी पढ़ते रहोगे, मेडिवल भी पढ़ते रहोगे, मॉडर्न भी पढ़ते रहोगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो छोड़ ही दोगे, क्योंकि वहाँ तक टाइम ही नहीं पहुँचेगा, सारा टाइम ही पहले वेस्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। वैसे ही आपके बाकी कंपोनेंट्स का सिलेबस रहेगा। धीरे धीरे इनके ऊपर चैनल पे वीडियोस जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगी। इवन कि ये जो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो पहले जो था वो इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स था लास्ट टाइम पे, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि नहीं है। अब मैं इसको किस्मत अच्छी कहूँ या बुरी कहूँ, आई डोंट नो, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट ऐड करा है, यहाँ पे इन्होंने क्लोज टेस्ट ऐड किया है। अच्छा, अब बाकी एग्जाम में क्या होता है, एक चीज़ वो सुन लो। अब जैसे अगर मैं कांस्टेबल के साथ कंपेयर करके देखूं तो वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे क्या था, सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे कुछ, जैसे कि प्रोनाउन दिया था, दो तीन चीज़ें और दी थी। लेकिन इस पे जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे सीधे आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया है, क्लोज टेस्ट दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पे तो नाउन नहीं लिखा, प्रोनाउन नहीं लिखा, एडवर्ब नहीं लिखा। जब ये आ गया या ये आ गया तो यानी कि आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इन सब के ऊपर धीरे धीरे मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी आपका यूट्यूब पर भी। अब जैसे एक बार मैं सर को बोलूँगी कि सर मैथ्स का आप एक बार बच्चों को बता दो, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। थैंक यू मैम। अच्छा देखिए बच्चों, मैथ्स का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आपको पता है मैथ्स जो है आपका 30 नंबर का यहाँ पे है और 30 मार्क्स का यहाँ पे है। अब देखो मैथ्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो आपका आ गया बेसिक मैथ्स, ठीक है, ये सब आपने सबने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। एवरेज पढ़ा होगा, इंटरेस्ट पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, परसेंटेज, ये आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पढ़ा होगा। मुश्किल कहाँ आएगी, मुश्किल आएगी आपकी इसको लेके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अलजेब्रा, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। अब थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा देखो अलजेब्रा की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें। अच्छा अलजेब्रा फिर भी आपने किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा, बट ज्योमेट्री मुझे लगता है पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है। इन्होंने लिखा है कंकरेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये 9th का टॉपिक है। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट, ये 9th और 10th दोनों में है। ये आपने सबने पढ़ रखा होगा लेकिन किसी को याद नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि आप सब ने 11th 12th के बाद ज्योमेट्री कभी पढ़ी नहीं है, 11th में कभी ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपको पता चलेगा जब हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ज्योमेट्री कैसे पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ये दोनों टॉपिक्स, ये पूरा जो सेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सेक्शन अगर आपने कर ली तो मैं कहता हूं कि एग्जाम निकलने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ये सेक्शन वीक होगी। अब देखो मेरे को किसी ने एक बार सजेस्ट किया था, एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो आपको क्या करना है, आपको उन बच्चों से ज़्यादा परफॉर्म करना है जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं। तो मैथ्स अगर आपका अच्छा हो गया ना, ये सेक्शन अच्छी हो गई, 30 नंबर भाई, 30 नंबर कहीं नहीं गए, 30 नंबर यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो इस
इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें, और इसकी एक वीडियो हम शुरू भी करेंगे, इसका जो कोर्स है हम शुरू करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो शायद मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँ, शायद मेंस्ट्रुएशन शुरू करूँ, वो देख लेंगे किससे शुरू करना है। तो बात यह है कि आपको इस पर फोकस बहुत ज़्यादा करना है। अब इसमें एक और सेक्शन है, वो है आपकी कंप्यूटर्स। अच्छा हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये एक और टॉपिक है भाई, ये भी एक और टॉपिक है जो उसी के अंदर मैथ्स के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टैट्स जिसमें पाई चार्ट, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, तो ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर भी 30 नंबर का है, तो ये मैम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके अगर मैं एक बार कंप्यूटर की बात करूँ ना, तो कंप्यूटर बेसिक्स लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, लेकिन सिलेबस तो ये हम लोग वीडियोस के थ्रू कवर कर लेंगे, लेकिन अप्रोच वही लगानी है कि PYQs में क्या आया है, क्या वहाँ पे फुल फॉर्म्स पूछी हुई हैं, क्या वहाँ पे जो इनके जिन्होंने डेवलप करा है या जिन्होंने इन्वेंट किया है, क्या उनके नाम्स पूछे गए हैं। आपको जैसा वहाँ पर पूछा गया है, आपको बस वैसा ही इसको पढ़ना है। क्योंकि अभी देखो, एक छोटी सी वीडियो में मैं नहीं बता सकती कि यहाँ पे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं या बैकअप डिवाइसेस क्या हैं। ये आपको डिटेल में हमारा कोर्स भी आ रहा है, इवन हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जो धीरे धीरे आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको कैसे जो है वो चीज़ें जो है वो कवर करनी है। इसी के साथ जो हमारा कोर्स है वो भी लॉन्च होने वाला है, और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। हमारा कोर्स जो है वो आपको इतने में मिलेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करोगे, ये ऐसे जो एक्चुअल प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जब आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो वो आपको कोर्स कम में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आएंगी, यूट्यूब पे भी सारी वीडियोस आएंगी, आपको वहाँ से भी पढ़ना है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नंबर मैं आपको बता दूं, 8600601082। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है जिसमें आपको 2 दिन की डेमो जो है वो भी फ्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सपोज कि सिर्फ देखना है कि कैसे पढ़ाया जाता है, अगर आपको 2 दिन के डेमो लेक्चर्स चाहिए तो ये भी आपको हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री मिल जाएंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हो और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। राहुल सर, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अगर लास्ट में बोलना चाहो तो। मैं तो यही बोलूँगा कि आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, उसके बाद हमें जज करें, ठीक है। और एक चीज़ आपको एक और बोलूँगा मैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जब देखोगे तो प्रॉपर नोट्स बनाना, नोट्स के बिना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर भी देख लोगे, उधर भी देख लोगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। एट द एंड रिवीजन इज द की। पेशेंस के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।